बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, जो क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस मतलब न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 डायनामिक एंड फोर्सेस का आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर फंडामेंटल फोर्सेस। इस दुनिया में बुनियादी कुव्वतें कौन सी है, मतलब बुनियादी फोर्सेस क्या है, सही है, बुनियादी कुव्वतें कौन सी है। सबसे पहले देखो, आपने याद रखना इस दुनिया में बुनियादी फोर्सेस कितने हैं, चार। कितने हैं, चार बुनियादी फोर्सेस, चार। जब भी फंडामेंटल फोर्सेस आ जाएंगे तो आपने क्या बताना है, फोर, चार। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने हर जगह ग्रेविटी का लफ्ज तो सुना है ना। ग्रेविटी क्या है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, देखो इसको नहीं अट्रैक्ट करो। देखो ये मार्कर है ना, अगर मैं मार्कर को फेंकूं नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं, क्यों, क्योंकि जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा चीजों को, जमीन में ग्रेविटी मौजूद है, जमीन हर चीज को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें भी जमीन अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से हम जमीन पर चल सकते हैं। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाती तो हम भी जमीन इस तरह उड़ रहे होते, इस तरह उड़ रहे, सही जा भी नहीं सकते थे, सही है। तो आपने याद रखना है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। देखो कोई से भी दो मासेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई से भी दो मासेस होंगे उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मार्कर है ना, मैं मार्कर को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, जमीन खींच रही है, यानी मार्कर भी एक मास है, जमीन भी एक मास है। इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, देखो मेरे पास एक मास है, ये दूसरा मास, इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को खींच रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये खुद फ्रीली क्या करता है, फॉल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये अलग ऑब्जेक्ट है और जमीन अलग ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, एक फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन के अंदर कशिश मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, हर चीज को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है एक फोर्स के जरिए, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 का मतलब मास, m2 का मतलब मास, r का मतलब क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस, r का स्क्वायर, फासला। सिंपल हमारे पास क्या है, फासला। तो ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये फार्मूला हमें ये बताता है कि फोर्स का मासिस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स का मासिस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मासिस बड़े होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मासिस छोटे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासिस। मासिस के साथ कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। मासिस ज्यादा होंगे, मासिस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा, मासिस का मैग्नीट्यूड कम, मासिस का मिकदार कम तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, सिंपल। मगर उसी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जो चीजें आपस में करीब आती जाएंगी उसके दरमियान क्या बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जो दूर चले जाएंगे उसकी दोस्ती खत्म होती जाएगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो आपको भी पता है, देखो तो इसी तरह ग्रेविटेशनल लॉ भी हमें ये बताता है। ग्रेविटेशनल लॉ देखो, अगर देखो ग्रेविटेशनल लॉ भी हमें ये बताता है। देखो अगर मैं दो मासेस के दरमियान, देखो एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, दो मासेस के दरमियान फासला बढ़ा दूंगा, सही है, फासला बढ़ा। अगर मैंने फासला को बढ़ा दिया तो उस मासेस के दरमियान फोर्स कम हो जाएगी। अगर मैं दो मासेस को करीब ले आऊंगा तो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। फासला कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा इनवर्स रिलेशन है, कम नहीं। फासला कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फासला ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इनवर्स रिलेशन है। तो यही हमें फार्मूला भी बताता है। तो इसका रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट रेंज तक क्या है, ऑलमोस्ट। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर जाओगे तब भी आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नहीं। तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट, इसका जो रेंज है बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रेंज तक ये काम करती है। स्ट्रेंथ इसका क्या है, 10⁻⁻38, मतलब 10⁻⁻38 का मतलब क्या है, 1 से पहले आपने
कितने जीरो लगाने होंगे, जीरो जीरो -38 जीरो लगाते जाओगे तो बहुत मतलब बहुत ही कम। इसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो इसका स्ट्रेंथ है, पावर है, बहुत ही कम है, सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर फोर्स है। ये किस चीज पर एक्ट करती है? तमाम मासेस पर एक्ट करती है। क्या है? तमाम मासेस पर एक्ट करती है। तो इसको आपने क्या याद रखना है? एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या है, तो आप क्या याद रखोगे? देखो, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर जाएगा तो ये इसका क्या है? एग्जांपल है। दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखो, दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। देखो, हमारे पास सिंपल क्या है? अगर मैं कहूं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दोनों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? ये हमेशा चार्ज पार्टिकल के दरमियान पाया जाता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। समझ आ गया? यानी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। देखो, सिंपल आपने क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज पार्टिकल के दरमियान में पाए जाने वाले फोर्स को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। किस तरह? देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चीजें एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं क्या कर दूं, नेगेटिव और नेगेटिव को सामने लाऊंगा तो ये क्या करेंगे? एक जैसे चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं मेरे पास नहीं आओ। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लाऊंगा तो भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के दरमियान पाया जाता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसका फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दरअसल में ये जो चार्ज, अगर चार्ज रेस्ट की हालत में होगी तो इसके दरमियान कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जब चार्ज रेस्ट की हालत में होगा तो इसमें कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स किसके बराबर है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फिर से वही काम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर चार्जेस का मिकदार ज्यादा, अगर चार्जेस का मिकदार ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अगर चार्जेस का मिकदार कम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा? कम। किस तरह? देखो, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मेरे को एक चार्ज भी 2 है, दूसरा चार्ज भी क्या है? 2, तो 2 × 2 क्या बन जाएगा? 4। क्या बन जाएगा? 4। अब मैं कहता हूं, अगर एक चार्ज हमारे पास फोर है, दूसरा भी क्या है? 4। एक का मैग्नीट्यूड मिकदार 4 है, दूसरे का भी मिकदार क्या है? 4। 4 × 4 क्या बन जाएगा? 6। 4 × 4 16। किसने कहा है? 4 × 4 16। तो देखो, मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी क्या आएगा? कम आएगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फासले के साथ भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फासला जितना बढ़ाते जाओगे फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मासेस चार्ज पार्टिकल, अगर आप चार्ज पार्टिकल को करीब लेते जाओगे, करीब लेने का मतलब क्या है? आपने फासला कम कर दिया। जब फासला कम तो फोर्स उसके दरमियान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली या तो अट्रैक्ट करेंगे या स्ट्रॉन्गली रिपेल करेंगे। अगर आप फासला को क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। दो चार्ज के पार्टिकल के दरमियान आपने बहुत सारा फासला बढ़ा दिया। जब फासला बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन बना? इनवर्स रिलेशन बना। कौन सा रिलेशन? इनवर्स। एक चीज से बढ़ाने से दूसरा चीज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जबकि एक फोर्स और चार्जेस के मैग्नीट्यूड में कौन सा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था। अब क्या है? स्ट्रेंथ 10 की पावर -2 मीटर। मतलब इसका जो रेंज पहले देखते हैं, रेंज भी क्या है? इनफाइनाइट। ये बहुत रेंज तक क्या है? एक्ट करता है। जो स्ट्रेंथ है मतलब इसकी जो पावर है वो -2। आप क्या कर सकते हो? 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मीटर तक ये इसका स्ट्रेंथ है। ये एक्ट किस चीज पर एक्ट करता है? चार्ज पार्टिकल पर। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो उस पर ये एक्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या है? एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन, हमारे पास टेंशन, मैग्नेटिक फोर्स, ये जो डेली फोर्सेस है हमारे पास, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जिस तरह ये चार्ज पार्टिकल मैंने बनाया, इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस। देखो हमारे पास एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखने के लिए जो फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आसान साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको इकट्ठा रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जुड़े रखती है, उसको जुदा होने नहीं देती। ये कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये बहुत अच्छा फोर्स है, देखो दोनों को आपस में सेपरेट नहीं करता। सही। तो इसका रेंज क्या है? देखो वेरी शॉर्ट रेंज, इसका रेंज बहुत ही शॉर्ट है, मतलब ये ज्यादा रेंज तक क्या है इसका अमल नहीं करता। इसका रेंज कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम रेंज। इसका स्ट्रेंथ क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। एक्ट किस पर करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही एक्ट करेगा, क्योंकि उन दोनों का आपस में रिश्ता कायम करता है, उन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। सिंपल एग्जांपल क्या है? होल्ड द न्यूक्लियस इन द एटम। देखो एटम को क्या करता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस को क्या करता है? पकड़ के रखता है, होल्ड रखता है। ये किसका काम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन। देखो जो सन के अंदर है ना, बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। सन के अंदर क्या हो रही है? बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन हो रही है और बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिके। देखो रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या है? हमारे पास कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। देखो और कोई इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है या नहीं? स्टेबल होना, आप लोग स्टेबल होना चाहते हो या नहीं? सब स्टेबल होना चाहते हैं। अभी सिर्फ मुंह से बोल रहे हो नहीं। देखो हर कोई इस दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, तो इसी वजह से एटम बेचारा भी क्या करता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। अगर इंसान स्टेबल होना चाहते हैं तो मैं भी स्टेबल होना चाहता हूं। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है? सिंपल, अपने से कुछ रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा रेडिएशन निकालता है, बीटा रेडिएशन निकालता है और गामा रेडिएशन निकालता है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, अभी यहाँ पर आपने नहीं पढ़ना। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी भी एटम से, ये किसकी वजह से होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव डिके, एटम से कुछ रेज निकलती है, उस रेज इसी वजह से एटम से निकलती है ताकि वो एटम क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। वो एटम अपने इससे रेज निकलता है, इसी वजह से निकलता है, वो क्या बन जाता है? स्टेबल। और सन के अंदर बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। सन के अंदर क्या होती है? फ्यूजन रिएक्शन। ये भी किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अब देखो इसका रेंज क्या है? वेरी शॉर्ट। इसका रेंज भी बहुत शॉर्ट है, ज्यादा तक ये एक्ट नहीं करती है। 10⁻⁻18 मीटर। स्ट्रेंथ क्या है? 10⁻⁻13 मीटर, सॉरी 10⁻⁻13 मीटर नहीं। ये किस चीज पर एक्ट करता है? क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने कहा कि एटम 3 बुनियादी जरों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप और मजीद पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये खुद छोटे छोटे जरों से बना है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन खुद छोटे जरों से बना है, प्रोटॉन खुद छोटे छोटे जरों से बना है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन। तो ये जो छोटे छोटे जरे हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल बनाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन, बोसोन। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो ये इस पर एक्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पर देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स मैंने कहा रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास 3 है। एक हमारे पास क्या है? गामा, एक अल्फा और एक क्या है? बीटा। एटम 3 किस्म के रेडिएशन, 3 किस्म के रेज अपनी बॉडी से निकालता है और वो अपने आप को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। स्टेबल तो में है ना, स्टेबल बनाता है। मगर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो मेनली कौन सी रेज से भी एटम से निकालता है? बीटा रेज। क्या निकालता है एटम से? बीटा रेज निकालता है। तो आपने क्या याद रखना है? बीटा डिके, जो बीटा डिके होता है वो किसकी वजह से होता है? वीक न्यूक्लियर। बीटा डिके क्या है? आपने सिंपल क्या रखना है? सीधी एटम से रेडिएशन निकलती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सन में जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ये भी किसकी वजह से होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अब बीटा डिके को आप एक इक्वेशन के तौर पर किस तरह याद रखोगे? ये एक न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? टूट जाता है। न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाता है। न्यूट्रॉन क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। किस चीज में टूट जाता है? प्रोटॉन में। और ये e की पावर माइनस, ये हमारे पास क्या है? बीटा पार्टिकल। क्या है? बीटा पार्टिकल या बीटा डिके। क्या है? बीटा डिके। साथ में एक और पार्टिकल जिसको हम क्या नाम देते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बीटा डिके। बीटा डिके का मतलब क्या है? जब एक न्यूट्रॉन टूट जाता है तो वो हमारे पास प्रोटॉन बनाता है और साथ में बीटा डिके बनाता है, बीटा रेस बनाता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो यहां तक हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए।